आदरणीय इम्रान प्रतापगडी साहेब, आपण या ठिकाणी सभागृहाला संबोधित करावं. धन्यवाद. स्वर्गीय जी की धरती लातूर और मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में बैठे हुए लातूर शहर के जिंदा दिल साथी. मेरा ख्याल है पिछले 5 घंटे से आप लगातार भाषण सुन रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा आपके सब्र का इम्तहान नहीं लूंगा. 5 मिनट आपसे थोड़ी देर बातचीत करूंगा. तकरीबन 1500 किलोमीटर से चल करके आपके बीच में आया हूं. पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं. भाई अमित देशमुख जी और भाई धीरज देशमुख साहब के बुलावे पर आपके बीच आया हूं. मुझे पता है आप थक गए होंगे, क्योंकि पिछले 5 घंटे से आप लगातार पूरे जोश के साथ भाषण सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, मौजूद हैं यहां पर. नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है. तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है. मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है. आप अमित भाई की मोहब्बत में यहां पिछले कई घंटे से मौजूद हैं. मैं आपकी मोहब्बत को समझ सकता हूं. बस 5 मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा. यहां पर मौजूद दिलीप राव देशमुख साहब, श्रीमती वैशाली ताई विलासराव देशमुख जी, खासदार शिवाजी कालगे साहब, उल्लास दादा पवार साहब, कुणाल चौधरी जी, और अभी अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए सुधाकर श्रृंगारे जी. मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजाएं. वो भाषण दे रहे थे, मराठी में बोल रहे थे, मुझे समझ कम आ रहा था, लेकिन वो जो खुलासा कर रहे थे उससे मुझे यह समझ आया कि अमित देशमुख साहब ने जो नीति राजनीति चली, उसने भाजपा को चारों खाने चित कर दिया. और लातूर में खड़ा होकर के एक बहुत बड़ी बात कहता हूं लातूर वालों, अगर भाजपा को यह अहंकार है कि उसके पास अमित शाह हैं, तो कांग्रेस को यह अहंकार है कि उसके पास अमित देशमुख हैं. 2 अमित हैं, एक अमित शाह है. लेकिन हमारे पास जो चाणक्य है, उस चाणक्य की राजनीति ने, उस चाणक्य की कूटनीति ने लोकसभा चुनाव में पूरे मराठवाड़ा में जो परिणाम दिया है, उसके लिए मैं पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमित देशमुख साहब को और धीरज देशमुख साहब को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद अदा करता हूं. लातूर वालों, पहली बार आपसे किसी राजनीतिक मंच पे बातचीत करने के लिए खड़ा हूं, लेकिन उससे पहले मैं देशमुख परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं. यह मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे पार्लियामेंट में उच्च सदन में भेजने का निर्णय लिया, तो मुझे महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. तो मैं आज यहां यह धन्यवाद अदा करने आया हूं अमित भाई का और धीरज भाई का, कि अगर मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा में बैठता हूं, तो लातूर के इन 2 मतों की वजह से बैठता हूं. आपने मुझे चुन करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया और वहां पर मैं आपकी आवाज बन के बोलने की कोशिश करता हूं. लातूर वालों, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं. मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं. मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए. मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है. मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए. यह धरती विलासराव देशमुख साहब की धरती है. स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहब, चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया. राजनीति के तमाम जो उच्चतम मानदंड हो सकते हैं, राजनीति में रह के किस तरह जनता की सेवा की जा सकती है, और राजनीति में रह करके किस तरह ताकत के साथ सम्मान कमाया जा सकता है. अगर इस देश में किसी एक नेता के हिस्से में इतने सारे अवार्ड और इतने सारे सम्मान आते हैं, तो उस नेता का नाम स्वर्गीय विलासराव देशमुख है. हम यहां लातूर में खड़े होकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं. हम आपके तीसरे जो प्रत्याशी हैं, उनका भाषण सुन रहा था मैं. आपके अभय सांखुले साहब,
मराठी भाषा में इतना शानदार उद्बोधन, शानदार वक्तव्य बहुत कम सुनने को मिलता है। एक बार जोरदार ताली आप उनके लिए भी बजाएं। मेरे भाई, आज से चुनावी सभा का शुभारंभ हो रहा है, प्रचार का शुभारंभ हो रहा है। आपके 3 प्रत्याशी इस मंच पर बैठे हुए हैं। हमारी आंखों के सामने बुजुर्ग हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, माएं बहनें हैं, और पिछले कई घंटे से आप बैठे हैं। मैं सबसे पहले तो आपकी इस बात की प्रशंसा करता हूं कि आप 5 फीट नीचे कुर्सियों पर बैठे हैं और हम मंच पर बैठे हुए लोग 5 फीट ऊपर बैठे हैं। लेकिन 5 फीट ऊपर बैठने से हम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाते, आप ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हमारा वजूद है। जिस तरह तराजू में 2 पलड़े होते हैं, उसी तरह से इस कार्यक्रम में भी तराजू के 2 पलड़े हैं। एक ये है जो 5 फीट ऊपर है, और दूसरा ये है जो 5 फीट नीचे है। लेकिन जो 5 फीट नीचे है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तराजू का वही पल्ला झुका होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, आपकी वजह से हमारा वजूद है, हम सारे लोगों का वजूद है। मैं राहुल गांधी जी का सिपाही हूं, और यहां आपके सामने आकर के अमित भाई और धीरज भाई को, अभय जी को उनके नामांकन के लिए सबसे पहले तो बधाई देता हूं और जीत की शुभकामनाएं देता हूं। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं, मैं दिल्ली से आया हूं, मेरी आंखों में 700 किसानों की शहादत है। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए 700 किसान अपना अधिकार मांगते हुए शहीद हो गए, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए हाकिम के कान पर जूं नहीं रेंगी। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। यह लातूर है, यहां सोयाबीन के किसान बैठे हुए हैं, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। सोयाबीन का दाम एमएसपी के भी नीचे चला गया है, और ये किसान कहते हैं कि हमें हमारा अधिकार दीजिए। जब यहां मौजूद सरकार से आप अपना अधिकार मांगते हैं तो कहते हैं कि दिल्ली से मांगिए, दिल्ली वालों के सामने मांगिए तो वो टालमटोल करते हैं। यह सरकार न किसानों की है, न नौजवानों की है, न महिलाओं की है, न बुजुर्गों की है। इस सरकार में जो भ्रष्टाचार महाराष्ट्र ने देखा है, शायद अतीत में महाराष्ट्र ने कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा। याद करिए वो दिन कि जब कोरोना के दौरान एक चलती हुई सरकार को किस तरह से लूट करके, तोड़ करके एक नई सरकार गठित की गई। यहां कैसे कैसे नारे उछाले गए, 50 खोखे, पता नहीं क्या क्या, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं उसको। सब कुछ किया गया इस महाराष्ट्र में। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि दिल्ली में बैठा हुआ राजा यह चाहता है कि महाराष्ट्र उसके रिमोट कंट्रोल से चले, लेकिन वो यह भूल जाता है कि यह महाराष्ट्र है, यह वीर शिवाजी महाराज की धरती है, यह बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। इस महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के लोग चलाएंगे। दिल्ली में बैठा हुआ कोई हाकिम किसी रिमोट कंट्रोल से नहीं चला सकता है। महाराष्ट्र आंदोलन की भूमि है। महाराष्ट्र न जाने कितनी ऐसी आंधियों को झेल चुका है, बारंबार झेल चुका है। मेरे भाई, मैं आपके सामने ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी कई वक्ताओं को आपको सुनना है। मैं आपसे यह कहने आया हूं कि अमित भाई और धीरज भाई और अभय जी, तीनों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, बल्कि महाविकास आघाड़ी ने अपना नुमाइंदा बना के भेजा है। यहां शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे के गुट के तमाम साथी बैठे हैं, एनसीपी के तमाम साथी बैठे हैं, शरद पवार साहब के लोग यहां बैठे हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। यहां हमारे कॉमरेड बैठे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। एक चीज ध्यान में रख लीजिए, यह भाजपा की जो सरकार है, न किसानों की है, न नौजवानों की है। याद करिए इनके जितने नारे, इनका पहला नारा याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। याद है वो नारा?
उस नारे की सच्चाई यह है, मैं दिल्ली में रहता हूं, उसी दिल्ली में जंतर मंतर पर हमारी आंखों ने देखा है कि किस तरह इस देश के लिए ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा है दिल्ली की पुलिस ने। क्यों? क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रही थी। आप कैसे भूल सकते हैं पुणे का वो गैंग रेप? ना यहां बेटियां सुरक्षित हैं, ना बच्चियां सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं। ऐसे में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। यह चुनाव इस बात का चुनाव है कि इस महाराष्ट्र की धरती पर एक ऐसी नई सरकार का गठन होगा जो इस राज्य के किसानों के लिए काम करेगी। यहां मेरी आंखों के सामने नई नस्लें खड़ी हैं। याद करिए प्रधानमंत्री जी का वादा, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा। याद है वो नौकरियां देने का वादा? क्या हुआ? आज तक किसी भी जनसभा में जाओ, कोई भी एक नौजवान उठ के खड़ा नहीं हो सकता जो ये कहता हो कि हमें इस सरकार ने नौकरी दिया है। लेकिन आप जब इनके वादे याद दिलाओ तो कहते हैं कि बताओ कांग्रेस वालों, तुमने 70 साल में किया क्या है, बनाया क्या है? एक दिन प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाषण दे रहे थे, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया है। मुझे लगा कि मैं खड़ा होकर के जवाब देना शुरू करूं। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, सामने खरगे साहब बैठे थे। खरगे साहब ने कहा, इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताओ। ये भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया है, 70 साल का हिसाब दो। मैं लातूर में खड़ा होकर कह रहा हूं, अरे भाजपा के लोगों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। ये झूठे लोग हैं, इनके झांसे में मत आइएगा। इन्हें सिर्फ नफरत आती है, इन्हें सिर्फ भ्रष्टाचार आता है, इन्हें सिर्फ धोखा देना आता है, इन्हें सिर्फ बांटना आता है, इन्हें सिर्फ लड़ाना आता है। लेकिन आपको यह मान के चलना है कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। वो मोहब्बत जिसका पैगाम लेकर के राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चले। अमित भाई हो, धीरज भाई हो, हम सारे लोग चले हैं उनके साथ। हमने देखे हैं उनके पांव के छाले। यहां मीडिया के लोग मौजूद हैं। जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चलते थे, तो लोग मुझसे कहते थे, इमरान साहब आप सियासतदान बाद में हैं, शायर पहले हैं, आप क्या कहते हैं राहुल गांधी को चलता हुआ देख करके? तब मैं कह देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी जो लगातार इस देश में प्यार की, मोहब्बत की, प्रेम की, अपनेपन की बात करता है, जो विजन की बात करता है, जो मुद्दों की बात करता है, हम उसके लिए आपके सामने आए हैं। और उन्हीं राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना के भेजा है। मैं अमित भाई को बैठ करके बहुत देर देख रहा था, उन्हें सुन रहा था, और कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, पलकें बंद कर लूं, तो यह फर्क खत्म हो जाएगा कि अमित देशमुख साहब बैठे हैं या स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहब बैठे हैं। लातूर वालों, इस परिवार से आपका एक जज्बाती रिश्ता है और मेरा भी एक जज्बाती रिश्ता है, क्योंकि मैं जब यहां राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया तो दोनों भाइयों ने आगे बढ़ के मुझे गले से लगा के कहा था कि इमरान तुम हमारे भाई की तरह हो, तुम यहां से चुन के जाओगे, जाकर के देश की राज्यसभा में खड़े होना और महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात करना। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपको यकीन दिलाता हूं, आप मेरे पार्लियामेंट के भाषण उठा के देख सकते हैं। मैं पैदा भले महाराष्ट्र में नहीं हुआ हूं, लेकिन जब देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं महाराष्ट्र के कण कण से बना हूं, मेरा वजूद ही इसी महाराष्ट्र से बना हुआ है। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। जाते जाते आपसे बस इतना कहूंगा, आपने बहुत भाषण सुना है, मेरी एक बात ध्यान में रखना। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया, यूनान जीता। जीतने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। जब शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक संत फकीर सड़क के किनारे सो रहा है, अलमस्त होकर के, बेखबर होकर के।
सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतर के उस फकीर के पास गया, उसे सोता देख करके उसे एक जोर की लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, शहर मेरे जीत में जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा, आपकी तालियां उठेंगी इस बात पर। उस फकीर ने सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या ईश्वर की कायनात में, खुदा की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी? लात तो हमको आपको भी पड़ी ना। 2016 में एक दिन हम आप घर पे बैठे थे, टीवी पे एक चेहरा नमूदार हुआ और उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, आज से सारे नोट रद्दी। नोटबंदी की लात पड़ी। यहां माएं बहनें बैठी हैं, आपने अपने पल्लू में बांध करके, आपने रसोई में चावल के डिब्बे में, आटे के डिब्बे में पति से, परिवार से छुपा करके जो पैसे रखे थे कि परिवार की मुश्किलों में काम आएंगे, उस पैसे को भी निकाल करके यह कहा कि इसे बैंक में जमा करो ताकि अपने उद्योगपति दोस्तों का कर्जा माफ करे। यह सरकार किसी की नहीं है। यह सरकार कई बार जीएसटी लगा करके छोटे मोटे कारोबारियों के कारोबार बर्बाद कर दिए। इस सरकार ने आपसे वादा किया कि आपको नौकरी देंगे, लेकिन आज इस देश में युवा टहल रहा है, बेरोजगार टहल रहा है, नौकरी मांग रहा है, लेकिन इस देश में इस सरकार के पास देने के लिए नौकरियां नहीं है। और नारा क्या है? पकोड़े तलो, चाय बनाओ, पकोड़े तलो। एमबीए किया हुआ बच्चा पकोड़ा तलने के लिए मजबूर हो गया है। यह है इस सरकार की नीति और यह है इस सरकार के पिछले कुछ सालों का काम। मैं आपसे यह कहने आया हूं मेरे भाई कि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में 20 तारीख को आपको महाराष्ट्र के भविष्य का फैसला करना है। लातूर में जानता हूं कि वो अमित भाई, धीरज भाई, अभय जी के साथ खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको महाराष्ट्र के भविष्य का फैसला करना है। और इस झूठी सरकार को, जिसने दलों को तोड़ा, चुनाव चिन्ह छीने, जितना साम दाम दंड भेद ये इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब प्रयोग किया और प्रयोग करके महाराष्ट्र की अस्मिता को कुचलने की साजिश की। उसका बदला लेने का चुनाव है ये। 20 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिएगा, जाइएगा। ये जो हाथ का पंजा है, इस पंजे के हाथ में मशाल है। ये जो तीनों चुनाव निशान है, इन्हें याद रखिएगा। हाथ का पंजा, हाथ के पंजे में मशाल, हाथ के पंजे में तुतारी। ये जब तीनों मिलेंगे तो ये भाजपा और महायुति कहां चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और इसकी शुरुआत लातूर से होगी, क्योंकि लातूर वो भूमि है कि महाराष्ट्र में ये जिस तरफ देखती है, जिस तरफ मुड़ती है, महाराष्ट्र उस तरफ मुड़ता है। अगर चाहते हैं कि स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहब की यादों को जिंदा रखा जाए, मैं जानता हूं आपने जिंदा रखा है। कोई उनका नाम लेता था, मैं भाषण बैठ के सुन रहा था, तो आपकी आंखों में जो उनके लिए सम्मान और श्रद्धा आती थी वो बताती है कि उन्होंने पूरी जिंदगी में क्या कमाया है। किसी नेता के लिए इससे बड़ी कमाई कुछ नहीं हो सकती कि उसका नाम भराए। वो दुनिया में है नहीं, लेकिन उसके बावजूद जब उसका नाम आता है तो आपकी आंखों में श्रद्धा आती है। यह सबसे बड़ी कमाई है किसी नेता के लिए। मैं ऐसी बड़ी शख्सियत को सलाम करता हूं और यहां खड़ा होकर के आपका खासदार होने के नाते आपको एक सुझाव भी देता हूं और अपने समाज के लोगों से भी कहता हूं कि भाजपा जब डायरेक्ट लड़ाई में नहीं जीत पाती तो साजिशें करती है। साजिशें क्या करती है? बांटने की। ढूंढ ढूंढ करके अपक्ष के प्रत्याशी खड़े कर दो, कैंडिडेट खड़े कर दो, डमी कैंडिडेट खड़े कर दो, उनको पैसा दो ताकि वोट बंट सके। इस बार वोट मत बांटिएगा, बंटने का नुकसान होता है। महाराष्ट्र को अगर विकास के पथ पर लाना है तो आप सबको एकजुट होकर के महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों को वोट देना है। अभय जी को, धीरज भाई को, अमित भाई को चुन करके भेजिए।
आप जब 20 तारीख को वोट देने जाएंगे तो यह सोच के मत जाइएगा कि सिर्फ आमदार चुनने जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र की सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री को चुनने जा रहे हैं। और क्या पता मंत्री के इस तरफ कब उप लग जाए, कब मुख्य लग जाए, कोई भरोसा नहीं होता। राजनीति तो इसी का खेल है। तो आगे बढ़िए, 20 तारीख को घरों से निकलिए। और ये भाजपा के लोग जिन्हें लगता है कि वो साजिशें करके कुछ कर लेंगे, मैं यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि मैं आपका खासदार हूं। मेरा आपसे वादा है कि अमित भाई, धीरज भाई, अभय भाई यहां असेंबली में खड़े होकर के आपके लिए आवाज उठाएंगे। 3 चुनिए, एक साथ में फ्री मिल रहा है। 3 आमदार चुनिए, एक खासदार फ्री मिल रहा है आपको। 2 अभी ऑलरेडी आए थे। कालगे साहब ने बहुत अच्छा बोला, माजी भी यहां पे बैठे हुए हैं, सुधाकर जी। तो कुल मिलाकर के ये जो संगम हो रहा है राजनीतिक लोगों का, इसे और बड़ा बनाइए। यहां से जो सदाएं उठेंगी वो पूरे महाराष्ट्र की हवा का रुख तय करेंगी। जिन्हें यह लगता है कि वो यहां साजिश करेंगे और थोड़ा बहुत बंटवारा कर लेंगे, मैं शायर भी हूं। मैं अंत में 4 पंक्तियां सुना के जाऊंगा, क्योंकि हमें अमित भाई को सुनना है, हमें दिलीप साहब को सुनना है, हमें बाकी मेहमानों को सुनना है। मैं तो यहां लातूर में खड़ा होकर शंखनाद करते हुए यह कह के जा रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा। धीरज भाई इधर आइए, आप अमित भाई इधर आइए। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है आप मेरे पास खड़े हो तब मैं ये पंक्तियां पढ़ूं। अबे भाई आप भी आइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, अधूरा अधूरा सा रह जाएगा। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो। यहां से वहां तक अगली पंक्ति पे एक एक हाथ हवा में उठना चाहिए कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। हमारे इन तीनों भाइयों को जिताइए। मैं इन तीनों से उम्र में छोटा हूं, एकदम छोटे भाई की तरह आपके लिए जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे हाजिर रहूंगा। ये